हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। जैसे कि पता है, इसका बुक का नाम है अतीत से वर्तमान भाग 2। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज दिल्ली तथा अजमेर राज्य का राजा था। कहाँ का? दिल्ली और अजमेर राज्य का राजा था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उस समय इसके समकालीन और कौन राजा थे। उत्तर में लिखेंगे उस समय इनके समकालीन महत्वपूर्ण राजा जयचंद। भारत के 2 गद्दारों में पहला जयचंद और दूसरा कौन था? मीर जाफर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उत्तर में लिखेंगे उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति द्वेष भावना से ग्रसित थी। एक राजा दूसरे राजा को सदैव नीचा दिखाने के फिराक में रहता था। यानी कि कहीं ना कहीं एक सब राजाओं के अंदर यही रहता था कि वो हमसे आगे ना बढ़ सके, हमसे नीचे रहे, उसको नीचा में से दिखाने की कोशिश करते रहते थे। यही भावना उस समय चल रही थी। प्रश्न नंबर 4 है कि उपाधि का क्या अर्थ होता है। उपाधि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नाम से पहले या बाद में लगने वाला प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उपनाम उपाधि कहलाते हैं। या तो नाम से पहले लगेगा या नाम के बाद लगने वाला एक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला उपनाम जो दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उपाधि। जैसे कि सामंतों को दी जाने वाली उपाधि को हम रण, राय, राणा, रावत आदि। पराजित राजा विजयी राजा की अधीनता में उसे उपाधि से अलंकृत करता था। ठीक है, जो पराजित राजा हो जाता था वो क्या करता, जो विजयी राजा को उसको राय से, राणा से या रावत से ऐसे शब्दों से उसको उपाधि देकर के उसको अलंकृत करता था। यही होता था उपाधि। प्रश्न नंबर 5 है कि इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं, चर्चा करें। उत्तर में लिखेंगे इन तीनों के पतन से तात्पर्य उन 3 शासकों से है जिन्हें इतिहासकारों ने त्रिपक्ष या त्रिपक्षी कहा है। ये तो मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, इन तीनों की बात की गई है। यानी पश्चिम की बात करते हैं, मध्य एवं पश्चिम में भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के जो पाल थे, इन तीनों का जो पतन हुआ इसका क्या कारण था, इसके बारे में पूछा गया। ध्यान में रखेंगे इन तीनों के पतन के कारण थे कि बिना किसी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति का आकलन किए इन तीनों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए युद्ध जारी रखा। बहुत दिनों तक लड़ते रहे। अंततः परिणाम हुआ कि आर्थिक और सामरिक रूप से तीनों समान रूप से खोखले हो गए। यही कारण था कि इन तीनों का पतन हो गया। प्रश्न नंबर 6 है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में विशेष रूप से वर्ग में चर्चा करिए। उत्तर में लिखेंगे सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। मध्यकाल के अनेक भारतीय मंदिरों में यह भी एक ऐसा मंदिर था जो धन धान्य से भरपूर था। महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को लूटा तो उसमें सोमनाथ को उसने विशेष रूप से लूटा। मंदिर का सारा धन तो उसने लूट ही लिया, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी कि मंदिर को भी उसने तोड़ डाला। 15 अगस्त की बात है 1947 को भारत के स्वतंत्र होने तक वह वैसे ही खंडर के रूप में पड़ा रहा। धन्य कहिए कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने सरकारी खर्च पर उसकी मरम्मत कराई थी। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब तक ये जो मंदिर था सोमनाथ का, ये ऐसे ही खंडहर के रूप में क्षतिग्रस्त था। उसके बाद जब आज़ाद हुए
तो भारत के लौह पुरुष जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, इन्होंने उसको सरकारी खर्च से उसकी मरम्मत कराई थी। और आपको पता हो 30 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यूनिटी डे मनाया जाता है। कौन सा है? यूनिटी डे मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की प्रतिमा बनी है, जो कि आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद केवड़िया राज्य में, केवड़िया ज़िले में। और ये सबसे 182 मीटर ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। वे तो चाहते थे कि जितने भारतीय मंदिरों को आक्रमणकारियों ने तोड़कर उसका रूप बिगाड़ दिया था, सबको उनके पहले के रूप में कर दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने को महान धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए ऐसा करने नहीं दिया। फिर दूसरी बात थी कि सोमनाथ मंदिर की मरम्मत के थोड़े ही महीनों के अंदर सरदार पटेल की संदेहात्मक मृत्यु हो गई। अब इसके बाद इनका मतलब ये काम यहीं पे रुक गया। नहीं तो ये चाह रहे थे कि जितने भी मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ रखे थे उनका फिर से मरम्मत कराया जाए, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे थे। कुछ महीनों बाद ही उनकी संदेहात्मक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये सब काम वहीं पे ठप हो जाता है, कुछ कार्य नहीं बढ़ सकते। प्रश्न नंबर 7 है कि आपके विचार में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर में कहेंगे हर शासक के आक्रमण का यही उद्देश्य होता है कि अपने राज्य का विस्तार या पड़ोसी राज्य से अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों उद्देश्यों के परे गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मचाना था और कुछ अमीरों को तो उसने लूटा ही, खास तौर पर मंदिरों को खूब लूटा। उस काल के प्रसिद्ध और धन दौलत से संपन्न मंदिरों में प्रमुख थे मथुरा का, वृंदावन का मंदिर, थानेश्वर, कन्नौज और सोमनाथ के मंदिर। इन मंदिरों को गजनवी ने अब जी भर के लूटा और इसे ध्वस्त कर दिया। प्रश्न नंबर 8 है राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक क्यों ले गया? उत्तर में लिखेंगे राजेंद्र चोल एक महत्वाकांक्षी विजेता था जिसने अपने राज्य को श्रीलंका सहित जावा, सुमात्रा तक फैला रखा था। गंगा नदी तक सेना ले जाने के दिखावे का तात्पर्य यह था कि वह गंगा जल लेने जा रहा है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था कि गंगा तट तक अपने राज्य का विस्तार करना और विजय प्राप्त करना, जो उसने कर दिखाया। उसने गंगा जल लेकर अपनी राजधानी ले गया और उसका नाम रखा गंगई गोंडक चोलपुरम। क्या नाम रखा? गंगई कोंड चोलपुरम रख दिया। उसकी राजधानी नगर इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 9 है कि आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करिए। आज की जो नागरिक सेवा है और चोल के समय नागरिक सेवाएं थी उसके बारे में आपको तुलना करना है। तो लिखेंगे आज की नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा लगभग मिलती जुलती सी है। जैसे कि आज राज्यपाल या राष्ट्रपति के निजी सचिव होते हैं, वैसे ही चोल राजा के भी निजी सचिव होते थे। आज के प्रधान सचिवों की तरह चोल के राज्य में भी प्रधान सचिव होते थे। आज के किरानियों की तरह ही चोल शासन में काल में प्रधान और निम्न कर्मचारी हुआ करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा लगभग समान थी। प्रश्न नंबर 10 है कि क्या आपके विद्यालय या गांव में चोलकालीन ग्राम स्वशासन की तरह कोई समिति कार्य करती है? यदि हाँ तो कैसे? तो उत्तर में कहेंगे हाँ, होती है। अगर हम बात करें स्कूल की समिति की, एक राजकीय पदाधिकारी के साथ ग्राम पंचायत के मुखिया तथा गांव के कुछ सम्भ्रांत पढ़े लिखे लोग स्कूल समिति में रहते हैं और स्कूल के संचालन की देखरेख करते हैं। गांव में वैसी समिति ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों के मुखिया और सरपंच सहित अनेक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। मुखिया प्रशासनिक और नागरिक सेवा का काम देखता है तथा सरपंच दो ग्रामीणों के बीच के झगड़े को सुलझाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत के वैसे मंदिरों का पता लगाएं जहां आज भी भक्त द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। उपहार चढ़ाने के पीछे लोगों की क्या मंशा रहती है?
तो ध्यान में रखेंगे भारत के सभी मंदिरों में कुछ ना कुछ चढ़ावा तो चढ़ता ही है, लेकिन सर्वाधिक मूल्यवान चढ़ावा तिरुपति मंदिर तथा शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चढ़ता है। पटना के महावीर स्वामी में भी चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि उपर्युक्त दोनों मंदिरों में चढ़ता है। पटना के महावीर मंदिर की आय से पटना के में ही एक कैंसर अस्पताल चलाया जा रहा है। अभ्यास प्रश्न के कुछ और प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जोड़ मिलाने हैं। सोमनाथ का आपको पता है सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसी प्रकार से इन सबका मैच करा कर देखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा किसका मैच होता है। यहाँ पे मैच करके दिखाया गया है। सोमनाथ मंदिर आपको पता है गुजरात में है। सेन वंश बिहार से संबंधित है। गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक है। कन्नौज क्या है, त्रिपक्षी संघर्ष को दर्शा रहा है यहाँ पे, और इसका मिलान करा देंगे मध्य भारत का गुर्जर प्रतिहारों से। गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे, मध्य प्रदेश से, मध्य भारत से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 2 है, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। उत्तर दक्षिण के प्रमुख राज्य लिखिए। निम्नलिखित थे, उत्तर में लिखेंगे कि ये दक्षिण के राज्य जैसे चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, राष्ट्रकूट थे और चालुक्य थे। ये सब क्या दक्षिण भारत के राष्ट्र थे या राज्य थे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधि धारण करते थे। उत्तर में लिखेंगे उस समय के राजा जो थे अनेक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जिनके द्वारा विजित राजा की उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे। जैसे कि महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती इत्यादि, ये सब क्या होते थे, महा उपाधियाँ थी जो राजाओं द्वारा धारण की जाती थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बिहार और बंगाल के किन वंशों का शासन था। बिहार की बात करते हैं उस समय बिहार और बंगाल में किन वंशों का शासन था, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे बिहार और बंगाल में क्रमशः सेना तथा पाल वंशों का शासन था। सेन यहाँ पे लिख लीजिए। तो बिहार में किस सेन वंश का था, और ध्यान में रखेंगे बंगाल में आपको ध्यान रखना है पाल वंश थे। कौन थे, पाल वंश के लोग शासन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 5 है कि तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु डेल्टाई क्षेत्र में तट बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गई। सिंचाई के लिए कुओं की संख्या बढ़ाई गई। वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसलिए उस पानी को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। ये सभी काम योजनाबद्ध तरीके से किए गए। राज्य कर्मचारियों के साथ स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना। तो उत्तर लिखेंगे कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था जो कभी हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। इस नगर में पर अधिकार का तात्पर्य था कि वह शासक गंगा यमुना दो आपके उपजाऊ मैदान पर अधिकार कर लेता तो राजस्व का एक बड़ा जरिया बनता। यहाँ से तीनों में से किन्हीं दो पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता है। कन्नौज गंगा के किनारे अवस्थित था, अतः वहाँ से अधिक व्यापारिक कर वसूले जाने की आशंका थी। इन्हीं कारणों से कन्नौज गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के तीनों का केंद्र बिंदु बन गया। ये तीनों शक्तियाँ लड़ते लड़ते पस्त हो गई और तीनों के राज्य समाप्त हो गए। प्रश्न नंबर 7 है कि महमूद गजनवी अपनी विजय अभियान में क्यों सफल रहा। उत्तर में लिखेंगे महमूद गजनवी अपनी विजय अभियानों में ही लूट अभियान को अपनाया। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिरों के साथ साथ बड़े नगरों को लूटा। उसने कभी भी भारत में अपनी स्थायी शासन की बात नहीं सोची। इन लूट अभियानों में सदैव सफल होते रहने का एकमात्र कारण था कि यहाँ के राजाओं शासकों में मेल नहीं था। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने आपस में ही लड़ते रहने को अपनी शान समझी। एक राज्य लुटता रहा तो अन्य सभी देखते रहे और अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते रहे। उनको इतनी समझ नहीं थी कि यह स्थिति कभी उन पर भी आ सकती है, और यही हुआ कि इसी से मोहम्मद गजनवी ने अपनी अभियानों में सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 8 है, सामंत का उदय किस प्रकार से हुआ।
उत्तर में कहेंगे 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। उस समय की पुस्तकों तथा अन्य अभिलेखों में सामंत को अपने नाम दिए गए हैं, जैसे कि सामंत राय, ठाकुर, राणा, रावत इत्यादि। उस समय के राजा जब किसी अन्य राजा को युद्ध में हराता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी में आसपास युद्ध में हारे हुए राजा को उस स्थिति में उसके राज्य वापस मिल जाते थे जब वह विजयी राजा की अधीनता मान लेता था। बदले में उसे कुछ शर्तें भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला दास है। पराजित राजा विजयी राजा का सामंत कहलाता था। इसी कारण सामंतवाद का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, तात्कालिक राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी? तात्कालिक राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अर्थों में भिन्न थी। आज ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जबकि उस समय राजतंत्र था। उस समय के अधिकारी राजा की मर्जी से नियुक्त होते थे, जबकि आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तात्कालीन केंद्रीय शासन से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विदेश विभाग को प्रधान को संधि विग्राहक कहा जाता था, जबकि आज के केंद्रीय सरकार के में खास तौर पे एक विदेश विभाग है जिसकी देखरेख प्रधान सचिव के हाथ में होती है। इसके ऊपर एक विदेश मंत्री होता है। आज के राजस्व विभाग को वित्त मंत्री के अधीन रखा गया है। इस विभाग में भी मुख्य सचिव के नीचे अधिकारियों कर्मचारियों का एक समूह काम करता है। आयकर विभाग राजस्व विभाग का ही एक अंग है। भंडारित जैसा अधिकारी आज नहीं हुआ करते हैं। उस समय भंडारिक इसलिए हुआ करते थे क्योंकि कर अनाज के रूप में भी वसूला जाता था। उस समय दंडनायक होता था जो कि पुलिस विभाग का प्रधान होता था, लेकिन आज दंड देने के लिए न्यायपालिका अलग है और पुलिस विभाग अलग है। आज पुलिस का काम दोषियों को पकड़ना मात्र है, दंड न्यायपालिका दिया करती है। इस प्रकार देखते हैं कि तत्कालिक राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? उत्तर में कहेंगे आज दिखाने के लिए तो सामंतवादी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, लेकिन मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से भी अधिक कर सामंतों सा राजनीतिक बाहुबलियों का उदय हो गया है। ये कुछ ना होकर सब कुछ हैं। सभी बाहुबली किसी न किसी राजनीतिक दल के किसी दबंग नेता से जुड़ा है। कुछ बाहुबली तो खास राजनीतिक दलों के किसी न किसी पद पर आसीन होकर अपने ओहदों का धौंस दिखाकर जनता का भय दोहन करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मध्यकाल में मंदिर अपने धन दौलत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। भव्यता और की दृष्टिकोण से आप अपने आसपास के मंदिर से तुलना करें। उत्तर लेकिन धन दौलत की दृष्टि से आज तिरुपति बालाजी मंदिर तथा शिरडी का साईं मंदिर से हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के मंदिर से यदि तुलना करें तो पटना का महावीर मंदिर किसी भी दृष्टि से भव्यता और धन धान्य से किसी प्रकार कम नहीं है। आधुनिक काल में निर्मित इस मंदिर में आधुनिकता के पट है। दान दक्षिणा में यहाँ भी भारी चढ़ावा चढ़ता है। मंदिर अपनी आय से अनेक समाज सेवा संस्थान चलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भारत के मानचित्र पर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश द्वारा शासित क्षेत्रों को दिखाए। वर्तमान समय में भारत के किस भाग में ये अवस्थित है? तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये भारत का नक्शा है। जो हमारा मध्य भारत की बात करते हैं, ये मध्य भारत का जो उत्तर मध्य भारत का जो क्षेत्र है, ये किसका होता था? चालुक्य का राज था।
और ये आपका जो बिहार जो एरिया पड़ता है, बिहार और झारखंड उनका, छत्तीसगढ़, ये सब किसका है, प्रतिहार का क्षेत्र था। और यहाँ पे जो बंगाल है, बंगाल जो था ये पालों का क्षेत्र था। यहाँ पे पाल लोग शासन करते थे। और ये तीनों किस पे कब्जा करना चाहते थे, कन्नौज पे कब्जा करना चाहते थे। आपस में लड़ उड़ करके ख़त्म हो गए। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के पाठ के सारांश को, जैसे कि यहाँ पे सारांश दे रखा है। अरब से जो व्यापारिक दृष्टि से गांव बसाकर रहने लगे थे, आगे चलकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी समय उत्तर एवं मध्य भारत में राजपूतों का उदय हुआ। इसका उदय गुप्त वंशी साम्राज्य के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच हुआ। परिणाम हुआ कि उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के भारतीय राज क्षेत्रों का छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। हर्षवर्धन ने उन छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़ा राज्य बनाने का असफल प्रयास किया। आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजा नागभट्ट प्रथम के आगे उसी समय हार चुके थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के राजा चक्र युद्ध को भी हरा दिया। उन्होंने वंग, अनंत, मालवा के राजा को पराजित किया। कभी कहीं कहीं शासक प्रजा द्वारा भी नियुक्त किए गए। बंगाल का राजा गोपाल ऐसा ही नियुक्त शासक था। इसने पाल वंश की नींव रखी। कौन रखा? बंगाल का राजा गोपाल, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने पाल वंश की नींव रखी। कश्मीर में एक महिला शासक भी थी जिसका नाम दिद्दा था। मंत्रियों और सेना की मदद से शासिका बनी थी। व्यापारियों के संगठन के साथ सत्ता में साझेदारी करता था। भू राजस्व उपज का 3 भाग से लेकर 6ठे भाग तक वसूला जाता था। निम्नवर्गीय लोगों में राज्य पर संकट के समय कुछ करने की भावना नहीं थी। इस काल में परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अलावा अनेक नई जातियों और उपजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। अब वर्ण व्यवस्था जन्मना से हटकर के कर्मणा हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद भी तुर्क और अफगानों का आक्रमण जारी रहा। अंततः वे भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापना में सफल रहे। इस जीत का हीरो मोहम्मद गोरी था। अनेक बार हारने के बाद अंततः वह 1192 में पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर लौट गया। तब से दिल्ली में सुल्तानों का शासन आरंभ हुआ। उन दिनों दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्य थे। प्रमुख राज्य राष्ट्रकूट तथा चालुक्य थे। फिर सुदूर दक्षिण में चोल, चेल और चालुक्य और पांड्य प्रमुख थे। अंत में चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक आदि को हटाकर उन्होंने अपने को दक्षिण भारत में एक मजबूत साम्राज्य का राज्य बना लिया। तंजौर भी इसी के अधीन था। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल था। हालांकि इस राज्य का संस्थापक विजयालय था, जिसकी मृत्यु 871 में हो गई थी। राजेंद्र चोल एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने श्रीलंका से लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। चोल राज्य अब राष्ट्र कहलाने लगा। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य अनेक इकाइयों में बांटा गया, जिसे मंडलम कहा जाता था। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।